हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए बेटा, आज के टॉपिक पे चलते हैं क्विकली। थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली दो क्लासेस में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को लेके। उसके बाद प्रूव करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का एक रिलेशन हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। ठीक है, देखिए फील्ड के हर एक पॉइंट की अपनी पहचान क्या है। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, हर पॉइंट पे उसकी जो अपनी पहचान है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, उस पॉइंट पे चार्ज रखें, पर कूलम ऑफ चार्ज ये फील्ड उस पॉइंट पे कितनी फोर्स लगाएगा पर कूलम ऑफ चार्ज, दैट इज फील्ड इंटेंसिटी। फिर सेकेंड चैप्टर में हमने यहां पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। इंफिनिटी से यहां तक एक कूलम का चार्ज लाके रखने के लिए जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, वो इस पॉइंट की पहचान है। समझ आ गई? मतलब किसी चार्ज को लाना अगर यहाँ पे एक कूलम के चार्ज को, तो आपको कुछ टैक्स पे करना है, कुछ एनर्जी खर्च करनी है इसको यहां तक लाने के लिए। जितनी एनर्जी पर कूलम ऑफ चार्ज आपको खर्च करनी पड़ेगी, इतना ही इस पॉइंट का क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। राइट, तो ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब पॉइंट की पहचान इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, इन दोनों को भी रिलेट करेंगे लास्ट पार्ट में। फिर उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, क्विकली रिकैप्चुलेट करते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये एक जनरल कंसेप्ट है। चाहे पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, जितना आप वर्क डन करेंगे इतनी पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी। अगर आप पॉजिटिव वर्क डन कर रहे हैं जैसे अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो इसकी बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ रही है, पॉजिटिव। अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो आपका वर्क डन नेगेटिव है, तो चेंज इन एनर्जी भी कैसी होगी, नेगेटिव। सेम इज द केस विद इलेक्ट्रिक फील्ड्स आल्सो। किसी बॉडी को, किसी चार्ज बॉडी को अगर आप उठा के किसी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। जितना वर्क डन आप करेंगे, हाँ याद रखिएगा हर बार बेटा एक स्टैंडर्ड कंडीशन है, कन्वेंशन है, जीरो एक्सेलरेशन के साथ लेकर जाना है। तो जितना वर्क डन आप करेंगे इतनी उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। पिछले पार्ट में कुछ क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किए थे, उसमें भी यही लॉजिक यूज हो रहे थे। वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी जो बताया पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पी, फील्ड के अंदर किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पी अपॉन क्यू नॉट। एक चार्ज लीजिए छोटा सा क्यू नॉट, इंफिनिटी पे जाइए, इंफिनिटी से लेके इस पॉइंट तक आइए, जितना वर्क डन करना पड़ा उस वर्क डन को फिर क्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए वर्क डन पर कूलम ऑफ चार्ज। सो क्यू नॉट चार्ज को लाने का वर्क डन ये है, फाइनली हमने उसे क्यू नॉट से डिवाइड किया, तो ये होना चाहिए इस पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब पोटेंशियल हर पॉइंट की अपनी पहचान है। ये पॉइंट कहां पे है, किसी फील्ड के अंदर। फील्ड किसने प्रोड्यूस किया, चार्ज ने। सिंपलेस्ट चार्ज कौन सा, पॉइंट चार्ज। तो किसी पॉइंट चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस की दूरी पे उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू भी हमने डिटरमिन की थी, दैट इज के क्यू बाय आर। राइट, हाँ बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कल मैंने कुछ ऑडियो एक्सप्लेनेशंस भी भेजी थी कुछ बच्चों को। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आपको ये डेरिवेशन करनी है तो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पी डिराइव करना है, कैलकुलेट करना है, डायरेक्टली शॉर्टकट में यूज नहीं करना उसकी वैल्यू। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। इसी फॉर्मूले से वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पी, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप इंफिनिटी से लेके पॉइंट पी तक लेकर आ रहे हैं तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जिस चार्ज को लेकर आ रहे हैं उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दीजिए उस पॉइंट पी के पोटेंशियल से। देखिए फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट की अपनी पहचान है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी है कुछ ना कुछ। तो ई आपको क्या बता रहा है कि अगर आप यहां पे +1 कूलम का चार्ज रखें, ये उस पर कितनी फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में। ई की यूनिट थी न्यूटन पर कूलम। मान लीजिए 10 न्यूटन पर कूलम का फील्ड है इस पॉइंट पी पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी पे अगर आप पर कूलम ऑफ चार्ज, ये फील्ड कितनी फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन। अब पोटेंशियल की वैल्यू है, सपोज मैं कहता हूं 20 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या, वोल्ट इज जूल पर कूलम, 20 जूल पर कूलम की पर कूलम ऑफ चार्ज इंफिनिटी से लेके अगर यहां तक मुझे 1 कूलम चार्ज लेकर आना तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज 20 जूल। सिंपल, गॉट इट। तो यही फॉर्मूला यहां कह रहा है और इसी को हम चाहें तो इस फॉर्म में देख सकते हैं कि वर्क डन कितना होगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। चार्ज मल्टीप्लाइड बाय, अगर पर कूलम इतना वर्क डन है, 2 कूलम लाएंगे तो इंटू 2 करेंगे, 3 कूलम लाएंगे तो इंटू 3 कर देंगे।
राइट। सो वर्क डन कितना होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। इसी पैटर्न पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बी एंड ए, पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, इसको मैं वीएबी भी लिख सकता हूं। दैट इज वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट, बिल्कुल वैसे जैसे आपने पोटेंशियल को डिफाइन किया था। हाँ, अगर ए टू बी जाना, वर्क डन इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी विद जीरो एक्सेलरेशन। पहले कहां से कहां आ रहे थे, इंफिनिटी से पी। कहीं ना कहीं बेटा ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस, आप कहां से कहां आ रहे हैं, इंफिनिटी से पी पे, तो ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड इंफिनिटी, v ऑफ p माइनस v ऑफ इंफिनिटी। और आपको बताया था इंफिनिटी का पोटेंशियल हमेशा कितना रहता है, जीरो। जैसे यहां मैं कह रहा हूं w a टू b है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसका, b और a का। तो यहां कहां से कहां, इंफिनिटी टू p, तो ये p और इंफिनिटी का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ कि नहीं। और वैसे भी इंफिनिटी का पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो इंफिनिटी और p का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही एक्चुअल पोटेंशियल है पॉइंट p का, राइट। इसी के बेसिस पे बेटा ये लास्ट वाला फॉर्मूला, इस क्यू नॉट को उठा के यहां ले आइए। याद रखिएगा, वैसे जब भी कभी हमें वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो हमारा ध्यान जाता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट पे, लेकिन इस केस में आप ऐसा नहीं करेंगे। कभी चार्ज पार्टिकल को मूव करने का वर्क डन आपसे पूछा जाए, किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करने का वर्क डन, तो आप क्या करेंगे, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड द इनिशियल पॉइंट। अब देखो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो और इस पोटेंशियल डिफरेंस को उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो जिस चार्ज को आपको मूव करना है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं बेटा, ठीक है। सो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द वर्क डन। फॉर एग्जांपल ये सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पास एक चार्ज क्यू है जिसको हमने रखा एक सेंटर ऑफ द सर्कल या सेंटर ऑफ द स्फीयर पे, कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए इसके अराउंड एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, ये चार्ज सेंटर पे रखा है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक किसी चार्ज पार्टिकल को लेकर जाने का वर्क डन क्या होगा। किसी भी पाथ के अलोंग जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वर्क डन क्या होना चाहिए, चार्ज, अगर आप चार्ज क्यू नॉट को लेकर जा रहे हैं तो क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, और ये कितना होगा, जीरो, क्योंकि बी और ए का पोटेंशियल बराबर है। बी का डिस्टेंस भी इस चार्ज से उतना ही आर और ए का डिस्टेंस भी उस चार्ज से उतना ही आर, और चार्ज कितना क्यू, तो ए का पोटेंशियल भी के क्यू बाय आर होगा और बी का पोटेंशियल भी कितना होगा, के क्यू बाय आर। दोनों पॉइंट्स के बीच में चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क डन कितना होना चाहिए, जीरो। कभी कभी ऐसा भी होगा भाई ए से बी और बी से सी पे आ गए तो भी वर्क डन कितना होगा, जीरो, क्योंकि इस रिंग के ऊपर, इस सर्कल के ऊपर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा इस चार्ज की वजह से। तो आप कहीं से भी कहीं पे दूसरे, इस रिंग के ऊपर, इस सर्कल के ऊपर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कोई दूसरा चार्ज लेकर जाते हैं तो वर्क डन हमेशा कितना रहना चाहिए, जीरो, राइट। आई होप ये क्लियर होगा। अब मैंने यहां फिर से बेटा टॉपिक लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, फिर यहां दोबारा क्यों बताने जा रहा हूं बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरह से करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। क्विकली शॉर्टकट में कवर करूंगा लेकिन ध्यान से सुनिएगा आपको लिखना क्या है। सबसे पहले हमने लिया सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस लिए Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट पॉइंट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली व्हिच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिटरमिन करनी है। ऑलरेडी पिछली क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आनी चाहिए, K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। अब कैसे डिटरमिन करेंगे, अगर आप पेपर में आ जाए तो कैसे डिराइव करेंगे, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था, it is numerically equal to the work done in bringing the charges to their respective positions from infinity with zero acceleration। चाहे दो चार्जेस हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, चाहे पांच हो, वन बाय वन सभी चार्जेस को लेकर आओ, इंफिनिटी से इनकी अपनी अपनी लोकेशन पे लाके रखते जाओ। जितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा वही वर्क डन क्या होगा, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसा ये सिस्टम है तो आप इसमें से किसी एक को तो पहले लेकर आएंगे, या Q1 को या Q2 को, तो लिखिए लेट Q1 बी ब्रॉट एट A फर्स्ट, लेट Q1 बी ब्रॉट एट A फर्स्ट, ये चीज आपको लिखनी है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट A का पोटेंशियल कितना होगा, जीरो, तो इसका मतलब यहां वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज Q1 एट A शुड बी इक्वल टू जीरो। शॉर्टकट में लिख रहा हूं बेटा, ये आपने एग्जाम में लिखना है, सिंस in the absence of electric field potential of point A is zero, so work done in bringing charge Q1 from infinity to point A is always zero। ना कोई अट्रैक्ट कर रहा है इसको, ना कोई रिपेल कर रहा है, तो आप बस हल्का सा धक्का देंगे इंफिनिटी से, ये खुद ही चलता हुआ A पे आ जाएगा, बस इसको रोक लेना, रिसीव करना वहां पे, ठीक है। नाउ
पोटेंशियल ऑफ बी ड्यू टू Q1, इस चार्ज Q1 की वजह से पॉइंट बी का पोटेंशियल, अभी भी हमने कहा था ना वर्क डन क्या होगा, इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक आने का, चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो पहले तो ए का पोटेंशियल 0 था, वर्क डन 0 हो गया। अब देखिए बी का पोटेंशियल क्या होगा इस चार्ज की वजह से, तो इसको मैं नाम दे देता हूं V ऑफ B, दैट इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R होगा कि नहीं। नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 एट B, तो ये क्या होना चाहिए Q2 इंटू पोटेंशियल ऑफ B। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पोटेंशियल ऑफ B की वैल्यू ये, तो इट कम्स आउट टू बी K Q1 Q2 बाय R, और यही वैल्यू क्या थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इस तरह से पेपर में डिराइव करेंगे, राइट। मान लीजिए दो से ज्यादा चार्जेस का सिस्टम है, तो शुरुआत आप ऐसे ही करेंगे, पहला चार्ज ए पे लाए या बी पे या कोई भी एक, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले चार्ज को लाने का वर्क डन हमेशा कितना होगा 0, क्योंकि कोई फील्ड नहीं है, ना तो कोई अट्रैक्ट कर रहा है ना तो कोई रिपेल कर रहा है, और फील्ड की एब्सेंस में पॉइंट ए का पोटेंशियल 0 है, तो इस चार्ज को लाने का वर्क डन कितना होना चाहिए Q1 इंटू पोटेंशियल ऑफ ए, और पोटेंशियल ऑफ ए कितना है 0, तो शुरुआत आप यहीं से ऐसे ही करेंगे, W1 इज इक्वल टू 0। फिर पोटेंशियल ऑफ B ड्यू टू Q1, मान लीजिए नेक्स्ट स्टेप में हम दूसरा चार्ज Q2 लेकर आ रहे हैं, कहां से, इंफिनिटी से, तो इस पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। अब इस डिस्टेंस को मैंने नाम दिया R12, तो यहां पर क्या हो जाना चाहिए, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B इज R1 KQ बाय R12। फिर दूसरा चार्ज Q2 यहां पर लेकर आए, बिल्कुल इस तरह से आप डिटरमिन करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है। तो इस W2 को आप यहां पे कैलकुलेट करके रख लीजिए। उसके बाद अब पोटेंशियल ऑफ C, अब बेटा C के आसपास दो चार्जेस हैं, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी, इसकी वजह से कितना है K Q1 अपॉन R13 प्लस इसकी वजह से कितना है K Q2 अपॉन R23, यही होना चाहिए। अब तीसरा चार्ज जो आप Q3 जब यहां पे लाके रखेंगे, तो W3 उसका वर्क डन क्या होगा Q3 इंटू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C। अब C का पोटेंशियल ये है, तो जब आप इसको Q3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 होगा कि नहीं। सो नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, नो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम होगा नेट वर्क डन, सो U इज इक्वल टू W नेट। W नेट क्या होगा W1 प्लस W2 प्लस W3, W1 तो 0 था, W2 वो है और ये W3 है, तो जब आप इसको लिखेंगे तो K कॉमन आ गया, अंदर आ गया आपके पास Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस इसको यहां लिखते हैं Q1 Q3 अपॉन R13। तो ये टोटल वर्क डन होगा और यही टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगी, जो कि मैं पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं, वहां डायरेक्टली आपको बताया था या प्रूव करके दिखाया। तो जब आपको पोटेंशियल का पता है कि किसी चार्ज पे, अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पे किसी चार्ज को लाके रखना अपने पॉइंट ए पे, तो इस चार्ज को लाने का वर्क डन होगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, किसी पॉइंट पे किसी चार्ज को लाके रखना, जैसे पॉइंट पी पे चार्ज Q नॉट लाके रख रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा Q नॉट इंटू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी, राइट। तो ये वही कंसेप्ट हो गया, जैसे मैंने कहा था अगर आप पेयर्स में आपके पास, आप देखिए कितने पॉसिबल पेयर्स हैं, तो जितने पॉसिबल पेयर्स हैं, अगर कोई न्यूमेरिकल है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सभी पेयर्स के लिए, तो यही आ जाएगा। हाँ बेटा यहां था इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं यहां बात करूं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चेंज क्या आ जानी चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो देखो बेटा अगर ऑलरेडी यहां पे फील्ड है इन चार्जेस के सिवाय, यहां पे जो वर्क डन किया, तो किसी भी चार्ज को लाने का वर्क डन किया, जैसे Q2 को लाए तो Q1 के फील्ड के अगेंस्ट किया, Q3 को लाए तो Q1 और Q2 दोनों के फील्ड के अगेंस्ट किया, बाहर से कोई फील्ड नहीं था। अगर ऑलरेडी बाहर से फील्ड था तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, अगर ऑलरेडी फील्ड है, तो अगर ऑलरेडी फील्ड है तो बेटा पॉइंट ए बी सी या जितने भी पॉइंट्स हैं उनको ऑलरेडी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, प्री एग्जिस्टिंग पोटेंशियल होगा, तो एग्जिस्टिंग फील्ड के अगेंस्ट पे आपको वर्क डन करना है, तो नेट वर्क डन कितना हो जाना चाहिए या नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये तो हमने कैलकुलेट की ही की ऑलरेडी, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13, ये तो था ही था,
ये तो एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क डन किया, प्लस एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में, बेटा ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में आप क्या करेंगे, प्लस चार्ज Q1 को किस पॉइंट पे रखा आपने, पॉइंट ए पे। मान लीजिए एग्जिस्टिंग फील्ड, जो ऑलरेडी फील्ड वहां एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी वजह से पॉइंट ए का पोटेंशियल है V1, तो Q1 को मल्टीप्लाई कर दो V1 से। अगर ऑलरेडी पॉइंट बी का पोटेंशियल है V2, तो Q2 को V2 से प्लस Q3 इंटू V3। तो दो पॉइंट चार्जेस के लिए आपके पास फॉर्मूला था KQ1 Q2 बाय R। मैंने कहा अगर दो से ज्यादा चार्जेस होंगे तो आप पॉसिबल पेयर्स देखिए कितने हैं, हर पेयर पे सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, सबके एनर्जी को एडअप कर दो। अगर बाहर फील्ड नहीं है, एग्जिस्टिंग फील्ड कोई नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड कोई नहीं है, अगर एक्सटर्नल फील्ड है तो भी ये तो आपको करना ही करना है, साथ ही साथ क्या करना है, जिस चार्ज को जिस पॉइंट पे रखा गया है उस चार्ज को उस पॉइंट के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। हाँ, पोटेंशियल कौन सा होना चाहिए, प्री एग्जिस्टिंग पोटेंशियल, इन चार्जेस को लाने से पहले एग्जिस्टिंग फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड बेटा जी ये चेंज आने वाली है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये जी बेटा क्विकली प्रूव करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नेचर की फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर, ऐसे कह लो इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड हम किसको कहते हैं। थोड़ा सा पिछली क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन दी थी, जिस फील्ड के अगेंस्ट, जिस फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क डन करें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और जब वो फील्ड वर्क डन करेगा वही पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। तो पोटेंशियल और काइनेटिक का सम हमेशा बराबर रहेगा। ऐसे फील्ड्स को या ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव, राइट। लेकिन इसको भी और सिंपलर तरीके से क्लास 11th में हमने डिफाइन किया था। ऐसे फील्ड या ऐसे फोर्स को हम कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स कहेंगे जिसके द्वारा किया गया वर्क डन या जिसके अगेंस्ट किया गया वर्क डन अगेंस्ट या वर्क डन बाय दैट फोर्स और फील्ड व्हाटएवर इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चोजन। पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हैं तो पाथ 1 चूज करें, पाथ 2 चूज करें या पाथ 3 चूज करें। दिस इज पाथ 1, दिस इज पाथ 2, दिस इज पाथ 3, पाथ नंबर 3। तो किसी भी पाथ से आप ए से बी पे जाए तो वर्क डन अल्टीमेटली सेम आए, पाथ पे डिपेंड ना करे। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है ए और बी तो वर्क डन सेम आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ऐसे फील्ड या ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। वेरी सिंपल, राइट। तो देखिए जरा यहां पे चेक करते हैं। यहां पे मान लीजिए मैंने एक चार्ज लिया यहां पे Q0, तो आई एम सपोज्ड टू मूव अ चार्ज Q0 फ्रॉम पॉइंट A to B। I have three options, either I follow path 1 or I follow path 2 or I follow path 3। तीनों में से किसी भी रास्ते से मैं इसको लेकर जा सकता हूं। जरा कैलकुलेट करते हैं वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम A to B क्या होना चाहिए। तो फंडामेंटल डेफिनेशंस में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है और यहां पे ये फॉर्मूला भी लिखा था, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम A to B इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B, that is charge into potential of B minus potential of A। ठीक है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो ये जो पोटेंशियल है किसकी पहचान है, पॉइंट B, ये पॉइंट B का पोटेंशियल है, ये पॉइंट A का पोटेंशियल है ना। हर पॉइंट की अपनी अपनी पहचान है, उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, पॉइंट B का पॉइंट A का, राइट। क्या ये पोटेंशियल दूसरा पॉइंट चार्ज आप किस पाथ से लेकर आ रहे हैं, क्या उस पर डिपेंड करेगा या अपनी वैल्यू होगी फिक्स। तो पॉइंट की पहचान है, हर पॉइंट का अपना अपना पोटेंशियल फिक्स है। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, ये जो वर्क डन हम यहां पे कैलकुलेट करके ला रहे हैं, डज इट डिपेंड ऑन पाथ चोजन या इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चोजन। इट सिंपली डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल ऑफ B एंड पोटेंशियल ऑफ A। दैट मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ चोजन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ चोजन। तो आप इस तरह से बेटा एग्जाम में प्रूव कर सकते हैं। आप 3-4 पाथ शो कर दीजिए, फिर वर्क डन लिखिए, चार्ज Q0 को मूव करने का क्या होगा ये, और एक्सप्रेशन से क्लियर है दैट दिस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चोजन। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका मतलब देयरफॉर वी कैन कंक्लूड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक फोर्स कहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड कहो, दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, तो इस तरह से बेटा जी आप ये प्रूव कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है। और याद रखिएगा इस कंसेप्ट को, इस कंसेप्ट को याद रखने का मतलब ये भी है कि अगर कभी आपसे कहा जाए क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ F इलेक्ट्रिक
डॉट dr dx कुछ भी, तो दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0, क्योंकि क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ कि आप किसी चार्ज पार्टिकल को क्लोज्ड पाथ के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। तो जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया कि नहीं? जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो इसका मतलब वर्क डन कितना हो जाना चाहिए? दैट शुड बी जीरो। क्लोज्ड इंटीग्रल, रिमेंबर यहां पे क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है? इज इट क्लियर? जी बेटा आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके सामने प्रूव करने जा रहा हूं। वो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। चैप्टर 1 में फील्ड के हर एक पॉइंट को हमने उसकी पहचान दी थी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर। चैप्टर 2 में आते ही उसी पॉइंट को एक स्केलर पहचान दी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, तो सेकंड चैप्टर में हमने एक नई पहचान दी उसको जो कि एक स्केलर क्वांटिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका मतलब फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट का अपना अपना पोटेंशियल है और हर एक पॉइंट का अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, या ऐसा कहिए वहां पे हर एक पॉइंट की अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशन भी है? यस ऑफ कोर्स एक रिलेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा ये। E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। वैसे इस dv बाई डी आर को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट वर्ड आपने बार बार सुना होगा क्लास 11th में भी, प्रेशर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, विस्कोसिटी में सुना था शायद आपने वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है? तो ग्रेडियंट क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी का ग्रेडियंट होता है वेरिएशन ऑफ दैट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। पोटेंशियल का ग्रेडियंट है तो इट इज dv अपॉन डी आर। प्रेशर का ग्रेडियंट होता तो मैं उसको लिखता dp बाई डी आर। वेलोसिटी का ग्रेडियंट होता d स्मॉल v अपॉन डी आर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज न्यूमेरिकली इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ dv बाई डी आर। फिर नेगेटिव साइन नहीं लगाना जब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है? बट अदरवाइज फॉर्मूले में नेगेटिव साइन आता है। अब ये नेगेटिव साइन क्या चीज इंडिकेट करता है? So electric field at a particular point is numerically equal to rate of change of potential with respect to the distance या फिर potential gradient। अब ये जो बेटा नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? That potential decreases, ऐसा कह लो और ऐसा कह लो dv is negative, potential decreases और dv is negative when we move along the direction of field, when we move along the direction of field, when we move along the direction of field। तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि E की डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तो पोटेंशियल में चेंज नेगेटिव आएगी, E के ऑपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल में चेंज पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है? और ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप जरा याद कीजिए बेटा। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज के केस में जैसे दूर चलते जाएंगे तो इंफिनिटी पे आके ये पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 0 वोल्ट, 10 वोल्ट, 9 वोल्ट, याद आई एग्जांपल? फिर नेगेटिव चार्ज के केस में यही एग्जांपल मैंने इस तरह से दी थी, -10, -9 वोल्ट, सो ऑन अप टू इंफिनिटी, कि नेगेटिव के आसपास पोटेंशियल नेगेटिव है, पॉजिटिव के आसपास पोटेंशियल पॉजिटिव है। हाँ, इंफिनिटी पे दोनों का 0 होगा, तो नेगेटिव से दूर जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते 0 हो गया, -10 से बड़ा -9। पॉजिटिव से दूर जाओगे तो पोटेंशियल कम हो रहा है, कम होते होते फाइनली कितना हो जाएगा? 0, ठीक है? अभी मैं फील्ड के साथ रिलेट करता हूं। आप जानते हो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज का फील्ड कहां डायरेक्टेड होता है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज का फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं? तो देखो पॉजिटिव चार्ज के केस में इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जब आप बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल कम हो रहा है, यहां पे भी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जब आप आ रहे हैं तो पोटेंशियल कम हो रहा है, -9, -10, -11, तो कम होता जा रहा है। सो जब भी आप फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल पक्की बात है कम होने वाला है, राइट? और कॉमन सेंस की बात है, हम वैसे भी अगर एक टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ें तो अपने आप इधर से इधर जाएगा, तो कहां से कहां आएगा? हाई पोटेंशियल टू लो, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा तो ये इधर जाएगा, तो हाई टू लो जा रहा है। सो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जब भी कोई टेस्ट चार्ज मूव करे, और वैसे भी टेस्ट चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ही मूव करेगा अगर फ्री छोड़ोगे, तो इसका मतलब उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा होगा। तो E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन आप लोगों के लिए, ठीक है? अभी इसको प्रूव करते हैं, बहुत सिंपल है प्रूव करना। एक चीज और बेटा, जैसे चैप्टर 1 जब हम पढ़ रहे थे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट्स में मैंने आपको बताया था 1 न्यूटन पर कूलम तो थी ही थी, साथ ही साथ मैंने बताया था इसकी एक यूनिट और है, दैट इज 1 वोल्ट पर मीटर, 1 वोल्ट पर मीटर।
ये यूनिट कहां से आई थी? तब मैंने कहा था चैप्टर 2 में बताऊंगा। तो बेटा ये यूनिट भी इसी फॉर्मूले से आ रही है। देखो, डीवी की यूनिट वोल्ट, डीआर की यूनिट मीटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट न्यूटन पर कूलम तो है ही, साथ ही साथ एक और यूनिट भी है इसकी, दैट इज 1 वोल्ट पर मीटर। 1 वोल्ट पर मीटर ऑफ लेंथ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, चलिए अब क्विकली बढ़ते हैं बेटा, ये प्रूव कैसे करेंगे। सपोज यहां पे ये एक फील्ड लाइन यहां पे इस डायरेक्शन में जा रही है, यहां पर मैंने कोई एक पॉइंट P कंसीडर किया, इस पॉइंट P पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा Q नॉट। सपोज पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E वेक्टर, तो E Q पे फोर्स लगाता है। कितनी फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे, किसी भी चार्ज पे? वो है Q इंटू E। सो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी Q नॉट इंटू E वेक्टर। कहां पे? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, राइट। अब आप इसको छोटी सी डिस्प्लेसमेंट दीजिए। मान लीजिए इसको मैंने एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट दे दी। कितनी डिस्प्लेसमेंट दी? dr। बट कहां दी? ऑपोजिट टू फील्ड। और कहां पहुंच गए हम? एक नए पॉइंट पे पहुंच गए, Q पे। सपोज पॉइंट P जो है उसका पोटेंशियल था V। अब Q और V के पोटेंशियल में एक डिफरेंस है, वो है dV का। तो Q का पोटेंशियल V प्लस dV होगा कि V माइनस dV? सोचिए। यहां इसको ऐसे देखो, ठीक है, ये रिलेशन तो मैं आपको बता चुका हूं। इसको दूसरे तरीके से देखिए। अगर यहां से एक टेस्ट चार्ज को इधर लेके आ रहे हैं तो फील्ड तो उधर फोर्स लगा रहा है, तो हम फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं कि नहीं? जबरदस्ती कर रहे हैं। जब भी जबरदस्ती कोई काम किया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। पोटेंशियल एनर्जी होगी चार्ज की, पोटेंशियल होगा पॉइंट का, तो इसका मतलब पॉइंट का पोटेंशियल भी बढ़ रहा होगा। सो पॉइंट Q का पोटेंशियल पॉइंट P के पोटेंशियल से थोड़ा सा ज्यादा है। कितना ज्यादा है? dV। गॉट इट? चलिए, नाउ वी नो दैट वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो किसके इक्वल होना चाहिए? दैट शुड बी F डॉट dr, इजंट इट? F क्या है? Q नॉट इंटू E dr। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 है कि नहीं? सो इट कम्स आउट टू बी माइनस Q नॉट E dr। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितनी है? Q नॉट E, दोनों के बीच में एंगल 180 है, तो माइनस Q नॉट E dr। छोटी सी डिस्प्लेसमेंट। बेटा छोटी डिस्प्लेसमेंट यहां पे इसलिए दे रहे हैं, अगर तो यूनिफॉर्म फील्ड हो तो आप लार्ज डिस्प्लेसमेंट भी ले लो, बट अगर फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तो हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू बदल सकती है। तो इसलिए छोटी डिस्प्लेसमेंट इसलिए ले रहे हैं कि हम ये मान के चलेंगे इस पूरी रेंज के अंदर E की वैल्यू सेम है। इतनी छोटी डिस्प्लेसमेंट है। एनीवे, ऑल्सो वी नो दैट dw इज इक्वल टू Q नॉट इंटू dV। वर्क डन इज चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। यहां स्मॉल वर्क डन है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी स्मॉल है, और अगेंस्ट द फील्ड आ रहे हैं तो dV पॉजिटिव है। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 what do we get? what do we get? देखिए जरा, Q नॉट इंटू dV इज इक्वल टू माइनस Q नॉट E dr आ रहा है। Q नॉट और Q नॉट कैंसल आउट हो गए। दैट सिंपली मीन्स E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr, और यही तो हमें प्रूव करना था। गॉट इट? नोट कर लीजिए। इसके साथ एक चीज और याद रखिएगा, इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म, इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, देन आप ऐसा भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू जस्ट dV की जगह डेल्टा V, जितना भी लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस हो चलेगा, फिर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, अपॉन D। मान लीजिए कोई दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच में, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है लेटर से डेल्टा V, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन है D। अगर तो फील्ड यूनिफॉर्म है, फिर डिस्टेंस लार्ज हो या स्मॉल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर आपको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फिर dV बाय dr ही लिखना है। अगर लार्ज हो तो लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, कई बार पोटेंशियल डिफरेंस को सिंपली V लिख देते हैं। आगे चल के कैपेसिटर्स में पढ़ाऊंगा, और अगर मैग्नीट्यूड ले लें तो मैग्नीट्यूड में हम साइन तो लगाएंगे नहीं, तो इट इज जस्ट मॉड ऑफ डेल्टा V अपॉन D। इनफैक्ट कैपेसिटर्स वाले टॉपिक में आप पढ़ेंगे E इज इक्वल टू V बाय D, वहां V होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में फील्ड यूनिफॉर्म होता है। ये अगले टॉपिक में डिस्कस होगा, डोंट वरी, घबराना नहीं, कैपेसिटर क्या चीज है, ठीक है। सो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। क्या ये फॉर्मूला आपको याद रह सकता है? राइट?
बेटा इसी फॉर्मूले को एक बार कभी कभी हम एक अलग तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अगर आपको डिटरमिन करना हो तो देखिए यहां से हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। ठीक है, dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे कि नहीं? हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट? v इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dv दैट इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, राइट? लेकिन बेटा एक चीज और, ये तब जब आप डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड दे रहे हैं। अब डिस्प्लेसमेंट ऐसा भी हो सकता है आप रैंडमली इधर की बजाय इधर दो, इधर किसी भी ऐसे टेढ़े मेढ़े पाथ के अलोंग इसको ट्रेवल कराओ। तो ऐसी सिचुएशन में यही जो रिलेशन है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जनरली बोर्ड एग्जाम में तो जरूरत कम ही पड़ती है इसकी, अदरवाइज कॉम्पिटिटिव में जरूरत पड़ सकती है। सो डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, फिर आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि डॉट में क्या है कि डीआर का वो कंपोनेंट आ जाएगा जो फील्ड के पैरेलल है। जैसे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट क्यों करते हैं वर्क डन में? क्योंकि हमें फोर्स को मल्टीप्लाई करना है डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट से विच इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो अगर डीआर की डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड नहीं है तो आप बीच में डॉट प्रोडक्ट लेंगे, राइट? डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, ये भी हो गया। इसके सिवाय एक छोटी सी चीज और, अब नेट पोटेंशियल डिफरेंस आपको चाहिए हो तो आप इंटीग्रल ऑफ डीवी करेंगे विद इन द लिमिट्स 0 टू v, या फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर। अब इसमें इनिशियल पॉइंट अगर a है तो a, फाइनल b है तो b, या पोजीशन वेक्टर्स भी हो सकते हैं RA टू RB। तो कभी कभी हम ये भी कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पाथ के अलोंग अगर आप ट्रेवल करते हुए जा रहे हैं, इट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट इट? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा, लिख नहीं रहा हूं बोर्ड पे, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो इक्वल टू, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एनी पाथ, राइट? और अगर हम क्लोज पाथ ले लें तो लाइन इंटीग्रल शुड बी 0। क्लोज पाथ लेंगे तो घूम के कहां आएंगे? उसी पॉइंट पे। तो अपने साथ ही पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0। तो इसलिए कभी कभी हम ऐसा भी कह सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये कंसेप्ट बेटा दिमाग में रहने चाहिए आपके, फंडामेंटल फॉर्मूला यही है, डीवी माइनस ई डी आर है। हाँ, अगर ई और डी आर में एंगल 0 नहीं है, सेम लाइन के अलोंग नहीं ट्रेवल कर रहे, तो आप, ये स्टैंडर्ड है, ये आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। डीवी इज माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्रूव करना हो तो आप इसको इस तरह से कर लीजिए। हाँ जी बेटा, एक और क्वेश्चन, ये सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ये इसी कंसेप्ट के बेसिस पे है। A test charge Q is moved from A to B, then from B to C. तो फाइनली कहां पहुंचा? ये पॉइंट C पे। तो A से C पे आ रहे हैं बट डायरेक्ट C पे नहीं आए, A to B गए और B to C आए। ठीक है, तो आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया बेटा जी कि यू आर सपोज टू कैलकुलेट, एक तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C डिटरमाइन करना है, और ये पूछा कि दोनों में से किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है, किस पे कम है, ये भी। और तीसरा ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितना वर्क डन करना पड़ा। देखो बेटा, सिंपल सी बात, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में, तो जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस से, तो वर्क डन तो आपको मिल ही जाएगा। इसका मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन। टारगेट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा एक चीज और, ये A टू B टू C आए या डायरेक्ट A टू C आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली वर्क डन उतना ही रहेगा। वर्क डन होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ C माइनस पोटेंशियल ऑफ A, क्योंकि ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स किस नेचर के हैं? कंजर्वेटिव नेचर के। तो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करेगा वर्क डन। वर्क डन सिंपली किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट के पोटेंशियल पे और फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल पे। ठीक है, अब यही पोटेंशियल डिफरेंस हमें डिटरमिन करना है, तो कुछ और डिस्कशंस करते हैं, उसके बाद मैं इसके फाइनल आंसर पे आता हूं। एक चीज बेटा, पॉइंट बी और सी का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। कैसे?
अभी अभी बताया था, ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल कम होगा, ऑपोजिट टू फील्ड आगे ट्रेवल करेंगे तो पोटेंशियल हाइयर होगा। लेकिन बी से सी या सी से बी पे जाओ, ना तो आप फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं ना फील्ड के ऑपोजिट जा रहे हैं, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर जा रहे हैं, तो फील्ड की डायरेक्शन में आपने जरा भी ट्रेवल नहीं किया। डीआर मैंने क्या बोला था, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होना चाहिए, यहां तो बिल्कुल भी नहीं है डीआर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सिंस डीआर फील्ड की डायरेक्शन में नहीं है तो पॉइंट बी और सी में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, बी और सी का पोटेंशियल दोनों का सेम होना चाहिए, राइट? गॉट इट? अब ये पूछा गया किसका पोटेंशियल हाइयर है, सी का कि ए का? तो जब आप इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आगे जाएंगे सी टू ए तो पोटेंशियल कम होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो इसका मतलब ए का पोटेंशियल लोअर है और सी का हाइयर है, या ऐसा कह लो ऑपोजिट टू फील्ड आ रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, तो सी का पोटेंशियल हाइयर है और ए का पोटेंशियल लोअर है। फाइन। क्या ए और सी के बीच का डिफरेंस हमें पता है? जरा चेक करते हैं। देखो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 एंड 0, इसके क्या है 6 एंड 0, मतलब ये एक्स एक्सिस पे, ये दोनों किस एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 6, तो मतलब ये लेंथ कितनी हो जानी चाहिए, 4 यूनिट्स होगी कि नहीं? यूनिट कुछ भी हो सकती है, मीटर, जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो आप पुट करें, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 4। यहां पर देखें अगर आप, ये एक्स कोऑर्डिनेट 2, यहां पे भी एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट यहां कितना 3, यहां कितना था 0, तो मतलब ये लेंथ कितनी हो जानी चाहिए 3 यूनिट्स। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 5, इजंट इट? ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब डायरेक्टली चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए, वी सी ए, ये किसके इक्वल होना चाहिए? इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, E इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर। तो अगर मैं वी सी ए को डीवी लिख दूं, मान लीजिए दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को लिख दूं डीवी, तो डीवी किसके इक्वल होना चाहिए, E इंटू डी आर होना चाहिए कि नहीं, इन मैग्नीट्यूड। हम ऑलरेडी जानते हैं ऑपोजिट टू फील्ड आ रहे हैं तो बढ़ ही रहा होगा, सो इट इज इक्वल टू E इंटू डी आर। अब डी आर का कौन सा लेना है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड डी आर की वैल्यू क्या है 4, सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाना चाहिए 4 इंटू ई। अब कोई आपसे पूछे कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज Q इंटू 4E, यानी कि कितना वर्क डन करना पड़ा आपको 4QE, कहां से कहां तक आने के लिए, A से C तक आने के लिए। फिर चाहे आप A टू B टू C आए या A टू C डायरेक्ट आए या किसी और पाथ के लॉन्ग आए, क्योंकि ये कंजर्वेटिव नेचर के फील्ड है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ चोजन, तो हर बार वर्क डन कितना होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस डीवी कितना आ रहा है, E इंटू डी आर, इस फॉर्मूले से, और डी आर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड कितना है 4, दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है 4 यूनिट, फील्ड यूनिफॉर्म है E, तो डी आर की वैल्यू आ गई 4E, इसको आपने Q से मल्टीप्लाई किया तो आपको वर्क डन मिल गया, राइट? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, ये पता है C का हाइयर है, फिर वर्क डन, हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा था लेकिन हम ये डिटरमिन कर सकते थे, ठीक है। दूसरा मैंने कहा B और C में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब B और C का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम आना चाहिए। अभी भी कहा था B और C का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A, ये भी वही होना चाहिए जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड A है 4E। देखो जब आप B से A से B की ओर आ रहे हैं तो अगेन हम फॉर्मूला यूज अगर करें E इंटू डी आर मैग्नीट्यूड वाइज, तो यहां पर भी वो डी आर 4 होना चाहिए, हालांकि एक्चुअली डिस्टेंस आप कितना ट्रेवल कर रहे हैं 5, एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं 5, बट मैं क्या बोल रहा हूं कितना होना चाहिए 4, क्योंकि डिस्टेंस नहीं लेना है आपने, उस डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेना है पैरेलल टू फील्ड, तो इस 5 का पैरेलल टू फील्ड कंपोनेंट कितना है, या ऐसा कह लो A से B तक आने में फील्ड की डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया 4, गॉट इट? तो फिर से कितना हो जाना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 4E, और चूंकि हम VB माइनस VA ले रहे हैं तो प्लस 4E ही होगा, क्योंकि आप ऑपोजिट टू फील्ड आए, अगर आप माइनस साइन लगाएंगे तो फिर आप DR को भी नेगेटिव ले लीजिए ना। अगर आप मान लो, यहां मैंने सिंपली मैग्नीट्यूड वाइज कहा, अगर आप साइन लगाना चाहते हैं -E लिखते तो फिर DR भी तो आपका नेगेटिव है, आप ऑपोजिट टू फील्ड आ रहे हैं कि नहीं, गॉट इट? दूसरा, अगर आप यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे -E.dr, ये भी लिखा था, मैंने कहा था ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो देखो E की वैल्यू तो E है ही है, दैट इज E,
सो माइनस ई डी आर कितना है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट अगर हम लें तो दैट इज 5 इंटू कॉस थीटा होना चाहिए, कॉस थीटा। सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड लेट अस से दिस एंगल इज फाई। फाई क्या होगा 180 माइनस थीटा और थीटा क्या होगा 180 माइनस फाई। तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस 5e इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस फाइव। नो कॉस 180 माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस कॉस फाइव, तो माइनस 5e इंटू माइनस कॉस फाइव आएगा। तो माइनस और माइनस कैंसल आउट हो गए, सो अल्टीमेटली इट कम्स आउट टू बी 5e इंटू कॉस फाइव। डायग्राम में देखो क्या cos फाइव की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 4/5 है कि नहीं, cos फाइव एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो फिर से वही वैल्यू आ रही है 4e। तो यहां मैंने अलग अलग तरीके से ये चीजें आपको करके बताई, ठीक है। तो बेटा बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, हाँ 2-3 फॉर्मूले आगे उसको अलग अलग तरीके से रिलेट किया। अगर कोई डाउट रह जाता तो एक बार रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। स्टिल डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।